हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर। आज हम इसका ऑलमोस्ट एंड कर देंगे इस टॉपिक का। ये जो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक्स किए हैं, सबसे पहले हमने सीखा था इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन शेयर। नंबर 2 पे आपको सिखाया गया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को वैल्यू करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं और उसको वैल्यू किया कैसे जाता है। नंबर 3 पे आपको जो करवाया गया था वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वहां पे। नंबर 4 पे आपको करवाया गया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। और नंबर 5 पे आपको करवाया गया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। आज जो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम इस सबको समराइज करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आपको कौन कौन से स्टेप बताए गए थे। सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपको सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकालना है। नंबर 2 पे आपको एडजस्टेबल अमाउंट निकालना है, जो भी अमाउंट एडजस्ट करने वाला है उसके लिए। नंबर 3 पे आपको बताया गया था उसके लिए आपको एडजस्टेबल अमाउंट के लिए जर्नल एंट्री करनी है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो बेटा रिजर्व के लिए भी आपको 2 ट्रीटमेंट बताए गए थे, कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में बढ़ जाता था, और अगर वो रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते तो जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं सेम वैसे ही सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकालते हैं, उसके बाद एडजस्टेबल अमाउंट और उसके बाद जर्नल एंट्री। ठीक है, लास्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन में भी आपके पास 2 ऑप्शन थे, कि वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक्स में, या फिर वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर आपको सारे टॉपिक्स रिकॉल करवाए जाएंगे। आई होप आप सब लोगों ने पिछली जितनी भी वीडियोस है इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, वो सारी देख रखी हैं, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप प्लीज ध्यान से देखते रहें क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने अभी रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुने और देखें। L, M and N are partners sharing profit and losses in equal proportion. L, M और N पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि इक्वली 3 पार्ट किए जाते हैं, एक पार्ट L का, एक पार्ट M का और एक पार्ट N का। On 31st March 2016 their balance sheet was as follows. 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से थी। लायबिलिटी साइड पे आप देखें, क्रेडिटर्स हैं 58,000, रिजर्व एंड सरप्लस 42,000, कैपिटल अकाउंट्स L 2 लाख, M 1 लाख एंड 80,000। ये उनकी कैपिटल दे रखी है। कैपिटल का टोटल आएगा 3,80,000। तीनों की कैपिटल कितनी है? 3,80,000 रुपए। और एसेट साइड पे आप जाएं, एसेट साइड पे सबसे ऊपर आपको कैश दिया हुआ है 8,000, डेटर्स दिया हुआ है 75,000, उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 का, नेट डेटर आ गए आपके 72,000, स्टॉक 1,80,000, फिक्स्ड एसेट 2,20,000। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है। आगे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको रीड करेंगे। द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2016 they will share profit and losses in the ratio of 4:1. For this purpose goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of the last 4 year which were, वो क्या बोल रहा है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2016 से उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4:1। बेटा ओल्ड रेशियो थी 1:1:1 यानी कि इक्वल, न्यू रेशियो है 4:1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकालेंगे। नंबर 2, गुडविल को वैल्यू करना है आपको। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हुए आपको 2 और एवरेज प्रॉफिट करने हैं आपको 4 इयर्स के। 4 इयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आगे लिखा हुआ है दे फर्दर एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स be increased by rupees 2,000
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको 2000 से बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर के ऊपर बनाया जाता है और ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे तो उसको उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जिनसे हमारे को ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये लोग पैसा नहीं देंगे, उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। तो प्रोविजन जो है वो एक टाइप का लॉस होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उससे एसेट कम होती है, उससे आपके डेटर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये हो गया कि ये लोग तो पैसे देंगे नहीं, तो उतने से आपके डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 2000 से बढ़ा दो। 2000 से बढ़ा दो, इसका मतलब 2000 पे और डाउट हो गया, 2000 के डेटर ऐसे और निकल आए जो हमारे को पैसा नहीं देंगे, तो ये आपको 2000 का लॉस होगा। नंबर 2, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को 20% से एप्रिशिएट करें। स्टॉक देखो पहले कितने का था, स्टॉक आपके पास पहले था 1,80,000 का, उसको 20% से एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करने का मतलब उसको बढ़ाना है। तो 1,80,000 का था, उसका 20% कितना हुआ, 36,000 रुपए। 1,80,000 का 20% कितना हो गया, 36,000। एप्रिशिएट कर रहे हैं स्टॉक को, तो हमारी एसेट बढ़ रही है, और अगर एसेट बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 36,000 का। नेक्स्ट रीड करेंगे, एंड फिक्स्ड एसेट भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट को 10% से कम करना है। फिक्स एसेट देखो बेटा कितने की थी, फिक्स एसेट थी आपकी 2,20,000 की, उसको 10% से कम करेंगे तो 2,20,000 का 10% कितना हो गया, 22,000। तो फिक्स एसेट आपकी एसेट है, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एसेट अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट, कम होगी तो लॉस। तो यहाँ पे 22,000 का आपको लॉस हो जाएगा। क्रेडिटर्स टू बी टेकन एट ₹49,000। क्रेडिटर को कितना लेना है आपको, 49,000 पे लेना है। पहले देखो बेटा क्रेडिटर्स कितने के थे, पहले क्रेडिटर्स थे 58,000 के, अब कितने के हो गए, 49 के। पहले हमारे लेनदार जो थे, पहले हमारे क्रेडिटर जो थे जिनको हमने पैसा देना था वो 58,000 देना था, अब सिर्फ कितना देना है हमने, 49,000 यानी कि 49,000। तो आपको प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम होगी। कितने का प्रॉफिट होगा, 58,000 माइनस 49,000, 9,000 का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो, पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन में आपको दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। लेकिन यहाँ पे वो उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। वो रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन बनेगी, और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम सैक्रिफाइस और गेन शेयर के अंदर एडजस्ट करेंगे। क्लियर, आगे रीड करें। They also desire to leave the reserve and surplus undistributed। वो और ये भी चाहते हैं कि जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको भी बांटा ना जाए, उनको ऐसे छोड़ दो, बिना बांटे छोड़ दो। तो बेटा अगर वो बांटना चाहते तो हम ओल्ड रेशियो में बांटते, लेकिन अब वो बांटना नहीं चाह रहे तो इनको भी कैसे बांटेंगे, सैक्रिफाइस और गेन शेयर के अंदर। आगे रीड करें, you are required to give effect to the change in profit sharing ratio by passing a single journal entry, also prepare the revised balance sheet। वो कह रहा है कि सारे ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक एंट्री कर दो, सारे ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक एंट्री कर दो और मेरे को रिवाइज बैलेंस शीट बना के दिखा दो। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, जब पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, वर्किंग नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा। वर्किंग नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे अब हम। सबसे पहला टॉपिक जो था वो था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन शेयर। तो जैसे जैसे टॉपिक किए थे वैसे वैसे हम वर्किंग नोट बनाएंगे इसकी।
जैसे जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे वैसे हम इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये आप यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। सबसे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड शेयर। सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड शेयर निकालेंगे कि किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ। तो बेटा उनकी ओल्ड रेशो में से मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला किसका लगा रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं सैक्रिफाइस शेयर का। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स के नाम लिखेंगे एल, एम और एन। पार्टनर के नाम लिख दिए एल, एम और एन। ओल्ड शेयर था, उनकी ओल्ड रेशो थी 1:1:1, तो ओल्ड शेयर 1/3, 1/3 और 1/3, ये उनका ओल्ड शेयर लिख दिया। नई रेशो है 4:2:1, तो ये हो गया 4:2:1। डिनोमिनेटर क्या आता है इनका टोटल, 4 और 2 6 और 1 7, तो 4/7, 2/7 और 1/7। ये मैंने उनका ओल्ड शेयर और न्यू शेयर लिख दिया। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेने के लिए आपको सिखाया, मल्टीप्लाई करें आपस में 21, इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 7, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। आंसर इज -5/21। नेक्स्ट को सोल्व करें, 21 7 - 6 1/21। लास्ट वन सेम एलसीएम 7 - 3। पहले फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाले से। साइन जो दे रखा है वही साइन लगाना है आपको। तो क्या आ जाएगा आपका 4/21। बेटा स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि आंसर अगर नेगेटिव आता है, ये फॉर्मूला लगाने पे, अगर सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला लगाने पे आंसर नेगेटिव आता है, तो जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है, और जिनका आंसर पॉजिटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर L जो है वो गेन करेगा, M और N क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालेंगे अब हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। आपको दिया हुआ है 20,000 का लॉस, 20,000 का आपको लॉस दे रखा है 2013 के अंदर, प्लस उसके बाद आपको 48,000 का प्रॉफिट दे रखा है, प्लस 60,000 का प्रॉफिट, प्लस 80,000 का प्रॉफिट। ये आपको प्रॉफिट्स और लॉस दिए हुए थे, इनका एवरेज करना है। एवरेज करने के लिए जितने भी नंबर लिखे हैं आपने, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट लिखे हैं, लॉस लिखे हैं, उतने से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 4 फिगर्स लिखी है, 4 से डिवाइड। तो अब इसको सॉल्व करो, टोटल करो। देखो बेटा 80 + 60 140, 140 + 48 188, 188 - 20 1,68,000 डिवाइड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 42,000 रुपीस। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 42,000 रुपीस। नेक्स्ट गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट आपने निकाले 42,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे थे आपके 2, तो ये हो गया आपका 84,000। ये आ गई आपकी गुडविल। गुडविल आ गई आपकी 84,000 रुपीस। प्लीज साथ साथ नोट करते रहे, प्लीज साथ साथ नोट कर लें। गुडविल निकाल ली, सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकाल लिया। अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, ताकि हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। सर स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन क्यों बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाना?
तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर जो है वो रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। रिकॉर्ड नहीं करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, और अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, तो मैं क्या बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। उसके लिए बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स और रुपीस। बेटा क्वेश्चन में आपको बोला था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड बाय ₹2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको 2000 से बढ़ाना है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन या डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने डाउटफुल डेट्स का रिवैल्यूएशन किया, डेट्स का रिवैल्यूएशन किया, तो आपको दिखा कि 2000 का हमारे को घाटा हो सकता है। जो भी लॉस आएगा मैं उसको ब्रैकेट में शो कर दूंगा ताकि हमारे को लास्ट में प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक को बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 36,000 का। 1,80,000 का स्टॉक था, 20% से उसको बढ़ाना था, तो हमारे को 36,000 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ था फिक्स एसेट भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे मतलब लॉस होगा, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। 2,20,000 की फिक्स एसेट थी, 10% से कम करना था, तो 10% कितना होगा, 22,000, तो 22,000 का आपको लॉस हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर भी टेकन एट, बेटा टू, एट और बाय। जब भी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ आता है टू या एट, तो आप डिफरेंस करते हो दोनों वैल्यूज के अंदर, और जब बाय लिखा हुआ आता है तो जितना भी अमाउंट बाय से निकल के आता है वही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यहाँ पे पहले आपके क्रेडिटर जो थे वो थे 59,000 के, अब हो गए हैं, सॉरी पहले थे आपके 58,000 के, अब हो गए हैं आपके 49,000 के, तो 9,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। कितने का हुआ, 9,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप देखें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन पे आपको आएगा प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट है उनको टोटल कर लें, जो लॉस है उनको भी टोटल कर लें, फिर उसके बाद माइनस कर दें इनको आपस में। माइनस करने पे जो भी बड़ा होगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड हो जाएगा। देखो बेटा प्रॉफिट हुआ एक 36,000 का, एक 9,000 का, तो टोटल हो गया 45,000। लॉस हुआ एक 2,000 का, एक हुआ 22,000 का, तो टोटल हो गया 24। तो लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 21,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 45,000 के प्रॉफिट हुए थे और 24,000 के लॉस हुए, तो बैलेंस किसका बचेगा, प्रॉफिट का, क्योंकि ज्यादा जो होते हैं वही उसका बैलेंस आएगा। प्रॉफिट आ गया आपका बेटा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया, 21,000। बेटा आपने सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकाल लिया, अब उसके बाद आपने गुडविल निकाल ली। गुडविल निकालने के बाद आपने रिवैल्यूएशन कर लिया एसेट और लायबिलिटीज का, और रिवैल्यूएशन करने पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आया वो भी आपने निकाल लिया। सर अब इसके बाद करना क्या है, अब मैं करूंगा तीनों टॉपिक्स को दोबारा से रीड, तीनों टॉपिक्स को दोबारा से रीड करूंगा और उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा। यहां देखो बेटा
क्वेश्चन के अंदर अपने को गुडविल दे रखी है। गुडविल कितनी दे रखी है? 84,000। क्वेश्चन के अंदर अपने को रिजर्व्स दे रखे हैं। रिजर्व्स कितने के दे रखे हैं? 42,000। क्वेश्चन के अंदर हमारे को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ वो भी दे रखा है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी मैं लिख देता हूं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 21,000। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी लिख दिया। बेटा ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को मैंने आपको अलग अलग तो सिखा रखा है और सबको अलग अलग अच्छे से आता है कि वो बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते, रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। बेटा गुडविल के लिए तो आपको करना ही क्या है, इसको हमेशा करना ही क्या होता है? एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने का मतलब क्या है? आपको सैक्रिफाइस और गेन शेयर में ही बांटनी होती है। रिजर्व अगर वो बांटना चाहते तो ओल्ड रेशो, और अगर वो बांटना नहीं चाहते तो ये भी क्या करेंगे? एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब सैक्रिफाइस और गेन रेशो। अब अगर बात करें रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन में भी दो ऑप्शन है। या तो वो उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते जो भी प्रॉफिट होता, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आप इसको भी क्या करोगे? एडजस्ट करोगे सैक्रिफाइस और गेन शेयर में। ये आपको करवाया गया, पहले ऑलरेडी करवा दिया, पहले ऑलरेडी करवा दिया मैंने आपको ये। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों का ट्रीटमेंट क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से मैं आपको ट्रीटमेंट रीड करके सुना रहा हूं। Partners do not desire to record the revised value of asset and liabilities in the books. Partners revised values को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो में नहीं, किसमें करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस और गेन शेयर में। क्लियर यहां तक बात? रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर उसको बांटना नहीं चाहते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे किसके अंदर? सैक्रिफाइस और गेन शेयर के अंदर। नंबर 2, दे आल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वो बांटना चाहते तो ओल्ड रेशियो में, अगर वो बांटना नहीं चाहते तो एडजस्ट करना था। तो वो बोल रहा है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वो बांटना नहीं चाहते। तो बेटा तीनों का फीचर सेम हो गया। यहां पे भी एडजस्ट करना है, यहां पे भी एडजस्ट करना है और यहां पे भी एडजस्ट करना है। तीनों चीजों को एडजस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर लेंगे। तीनों को प्लस कर लेंगे और एक ही एडजस्टमेंट करेंगे। तीनों को प्लस कर लो और एक ही एडजस्टमेंट करो। गुडविल पॉजिटिव बैलेंस है, रिजर्व का भी पॉजिटिव बैलेंस होता है। बात आती है रिवैल्यूएशन की। बेटा अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो इनके अंदर प्लस हो जाएगा, और अगर ये रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो माइनस हो जाता। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो माइनस हो जाता। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाए आप। यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन एंड गुडविल। तीनों का ही आप क्या करेंगे? एडजस्टेबल अमाउंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों को ही वो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो तीनों का फीचर सेम हो गया। तो यहां देखो गुडविल आई थी आपकी 84,000 प्लस रिजर्व्स थे 42,000 प्लस आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 21,000। ये आपका टोटल अलग अलग आपको दे रखा था। गुडविल 84, रिजर्व 42 और ये 21। तीनों को टोटल करें बेटा, 4 2 6 और 1 7 3 0, 2 और 4 6 और 8 14। टोटल हो गया आपका 1,47,000 रुपीज, जो आपको एडजस्ट करना है। टोटल अमाउंट है 1,47,000 इनका। अब मैं एडजस्टेबल अमाउंट निकालूंगा, तो एडजस्टेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? एल, एम और एन का।
टोटल अमाउंट है 147 और 147 मल्टीप्लाई। जिसने सेक्रीफाइस किया और जिसने गेन किया उसको कितने अमाउंट का, कितने पैसे का सेक्रीफाइस और गेन हुआ वो निकालने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि एल ने गेन किया था 5/21, एम ने सेक्रीफाइस किया था 4/21 और एन ने सेक्रीफाइस किया था 1/21। ये आपने अभी कैलकुलेट किया था। एल ने गेन किया, एम ने और एन ने सेक्रीफाइस किया। एम ने सेक्रीफाइस किया था 1/21, क्या एम ने सेक्रीफाइस किया था 1/21 और इसने किया था 4/21। अब देखो बेटा, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको इससे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 7 पे, तो 7000 का एक पार्ट है, तो 7 इंटू में 5 35,000 का इसको गेन होगा। इसको 7000 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसको 28,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको 28,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आपके वर्किंग नोट्स रेडी हो गए हैं, वर्किंग नोट आपके बन चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब जो हम काम करेंगे, अब करेंगे सॉल्यूशन। अब करेंगे हम सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन करना कैसे है। सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री। मैं यहीं पे अब जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहा हूं। ये आपका है सॉल्यूशन। ऊपर वर्किंग नोट बन रहे थे, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना ले। ये आपका बन गया जर्नल। कॉलम बनेगा डेट का, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। सर डेट कौन सी लिखनी होती है? बेटा जिस डेट पे भी वो अपनी रेशो चेंज करने वाले हैं, वो 2016 अप्रैल 1 को ये चेंज करने वाले हैं इस डेट पे। तो इस डेट पे ये एंट्री करेंगे हम। जो गेन करता है, आपको बताया गया था, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो भी सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जिसको फायदा हो रहा है उससे हम पैसे लेंगे और जिसको घाटा हो रहा है उसको वो पैसे जाके दे देंगे। तो इससे पैसे लेने हैं तो एल को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पे लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। एल का आ गया 35,000 डेबिट, एम का आ गया 7,000 क्रेडिट और इसका आ गया 28,000। ये तो हो गया जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में बोला गया था यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो सिंगल जर्नल एंट्री ये होगी। आगे वो लिख रहा था also prepare the revised balance sheet, also prepare the revised balance sheet। एक revised balance sheet आपको और बनानी है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट बड़ी ही इजी है, इसकी बैलेंस शीट बहुत इजी है। अगर वो रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ आता है ना कि हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आपको वही बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट मारनी है फटाफट। रिवैल्यूएशन किस किस का होता है? एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो एसेट और लायबिलिटीज सेम टू सेम वही लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर वो रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो बेटा यहां देखें, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएं आप। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, ये आपकी बन गई बैलेंस शीट, बन गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। ये आपकी बैलेंस शीट रेडी है। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश।
बेटा याद रखिए एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। कैश लिख दिया 8000, सेम वही जो बैलेंस शीट में है। डेटर्स कितने के थे? 75,000 के। माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन था? प्रोविजन था 3000 का। सर प्रोविजन तो बड़ा भी था, वो उसको लिखना नहीं है यहाँ पे। नहीं बेटा नहीं लिखना। जो रिवाइज्ड वैल्यूज अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते, यानी कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, तब तो मैं इसको चेंज करके लिखता। लेकिन अब वो चेंज नहीं करना चाहते, उन्होंने रिवैल्यूएशन ना बना के स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन बनाया, तो वही लिखेंगे बैलेंस शीट में जो पहले था। चेंज कुछ भी नहीं करेंगे। स्टॉक आपका पहले कितने का था? स्टॉक था आपका 1,80,000, तो सेम वही आ जाएगा स्टॉक 1,80,000। उसके बाद आपके फिक्स एसेट थी 2,20,000, तो फिक्स एसेट भी सेम वही, कोई चेंज नहीं किया 2,20,000। इवन देखो बेटा टोटल भी वही सेम कॉपी कर देना है। टोटल कितना लिखा हुआ था? 4,80,000, वही टोटल आ गया 4,80,000। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड पे जाएं। क्रेडिटर्स आपके लिखे हुए हैं 58,000। एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्रेडिटर्स आपके लिखे हुए हैं 58,000। उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। सर क्या रिजर्व और सरप्लस आएगा बैलेंस शीट में? हाँ जी बेटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने इसको बांटा नहीं है, तो इसका मतलब अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा। और अगर बेटा वो इसको बांट देते तो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हम उसको। यहाँ उन्होंने बांटा नहीं, एडजस्ट किया, तो इसलिए मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब लिखेंगे उनकी कैपिटल्स लिखेंगे एल, एम और एन की। एल की कैपिटल है 2 लाख, एम की कैपिटल है 1 लाख और एन की कैपिटल है 80,000। सर क्या ये बुक वाले पागल हैं? क्यों बेटा? सर जब कुछ चेंज करना ही नहीं था तो क्वेश्चन बनाया क्यों? चेंज करना है बेटा। चेंज सिर्फ किसमें किया जाएगा? कैपिटल के अंदर। कैपिटल के अंदर चेंज कैसे करेंगे? जनरल एंट्री के बेस पे। जिसको गेन हो रहा है, जिसको फायदा हुआ, उसकी कैपिटल में से लेस कर देंगे जितना भी उसको फायदा हुआ। यहाँ पे एल को गेन हुआ, कितने का गेन हुआ? 35,000 का, तो एल की कैपिटल में से 35,000 रुपए आप माइनस कर देंगे। एल की कैपिटल में से आप 35,000 रुपए माइनस कर देंगे, एल की कैपिटल रह जाएगी 1,65,000। एम को और एन को घाटा हुआ था, एम को घाटा हुआ था 7,000 का, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 7,000, तो उसकी कैपिटल हो जाएगी 1,07,000। एन को घाटा हुआ था 28,000 का, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 28,000 और इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,08,000। टोटल कैपिटल वही सेम 3,80,000। मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है? जो भी चेंज करना है वो पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर ही चेंज करना है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो सब कुछ चेंज हो जाता, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जिसके साथ भी एडजस्टमेंट दी हुई थी वो चेंज करके लिखते। बट यहाँ पे उन्होंने बोला हम चेंज नहीं करना चाहते, इस रीजन की वजह से आपको ऐसे करना। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अब आपके पास आएगी, हमारा एक टॉपिक रहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक हमारा टॉपिक रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को वैल्यू करना, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे हम। और लास्ट में फिर से एक और क्वेश्चन करेंगे इसका हम, जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल भी अकाउंट बनाना सिखाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे। तो तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करें अच्छे से, इसके क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास बुक अवेलेबल है, तो आप बुक में से जहां पे भी आपको ऐसा दिखता है इस टॉपिक के अंदर कि पार्टनर जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं गुडविल का और रिजर्व्स का और क्या नाम है रिवैल्यूएशन का, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आपका कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी करवाया गया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो प्लीज कमेंट करें। और अगर
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। ठीक है बेटा, थैंक यू।